नमस्कार दोस्तों, स्टडी फेयर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपका डिस्कशन करने जा रहे हैं संख्या पद्धति, जो कि हेल्पफुल होगा यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो यूपी टेट में जो है ये प्राइमरी लेवल पे आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मैथ का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो अभी हम इस वीडियो में संख्या पद्धति की टोटल फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके एमसीक्यूज एंड और जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होंगे उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए हम आपका इस थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मूल्य। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है? ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रत्येक अंक का एक जो है उसका स्थानीय मान होता है, स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 225। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, वो तो इकाई के स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस वाले 2 को देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये दहाई के स्थान पे है। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी और फेस वैल्यू 2 है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले 2 को देखें तो ये जो है ये 100 के प्लेस यानी सैकड़े के स्थान पे है। ठीक है, 100 के स्थान पे है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 100 है और इसकी फेस वैल्यू 2 है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 200। ठीक है, तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्रत्येक अंक का मान उसकी स्थिति, ठीक है, पर निर्भर करता है। जैसे संख्या 4826 में 6 इकाइयों के स्थान पर है, दो दशमलव संख्या 10 पर, ठीक है, यानी दहाई के स्थान पर है, 8 सैकड़े के स्थान पर है और 4000 के स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मैंने ये तो आपको बता दिया। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ 472। ठीक है, 472 मैंने लिया, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, 2 हमारा इकाई के स्थान पर है। ठीक है, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए इस तरह से निकाला जाता है। 7 दहाई के स्थान पे है, तो यानी 10 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्थानीय मान निकल के आएगा 70। ठीक है, 4 100 के स्थान पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400। इस तरह से इसका स्थानीय स्थानीय मूल्य यानी स्थान मूल्य या स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया स्थानीय मान निकालने का। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा संख्याएं। ठीक है, तो हमको देखना है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वे संख्याएं, ठीक है, जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, जिसको हम गिनती यानी गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रमांकन में आती है। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इनका सामान्यतः हम जो है गणना में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम मान लें 5 टेबल, ठीक है, 5 किताबें या 2 जो है 2 गाड़ियाँ। ठीक है, इस तरह से हम काउंटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के नंबर्स का समूह जो होता है इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जो है 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक की बात करें तो सभी धनांक और ऋणांक प्राकृतिक संख्याओं यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ठीक है, शून्य से शुरू होता है। ठीक है, तथा शून्य का समूह यानी शून्य को इंक्लूड कर दिया जाए प्राकृतिक नंबर्स में, अगर शून्य को इंक्लूड कर दिया जाए तो वे क्या हो जाते हैं? पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है, पूर्णांक में आएंगे। तो पूर्णांक जो है 2 तरीके के होते हैं। देखिए, एक होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 एंड सो इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब ऋण पूर्णांक की अगर बात करें, ठीक है, ऋण पूर्णांक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ऋण पूर्णांक
ऋण पूर्णांक में हमारा जो है माइनस से हम चलेंगे। जैसे मान लीजिए डॉट डॉट डॉट, ठीक है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम जो है इनफाइनाइट से आ रहे हैं और यहाँ 0 तक हम पहुँच रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारा निगेटिव, ठीक है, निगेटिव पूर्णांक हो गए, यानी नकार माइनस पूर्णांक हो गए, ठीक है। तो इनको कंबाइन कर दिया जाए तो पूर्णांक हो जाते हैं। यानी अगर हम एक सारणी बनाए, ठीक है, एक नंबर सारणी बनाए, तो देखिए ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और इधर -1, -2, -3, -4 एंड डॉट डॉट। इस तरह से एक टेबल पे ये जो है इस साइड में पॉजिटिव पूर्णांकों को प्रदर्शित करेंगे और इस साइड में नेगेटिव पूर्णांक को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको अपने नंबर टेबल पे प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। अब चलिए हम अगले जो है कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो है परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जाए और जहाँ पे, ठीक है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 1.25, -4 या 0.74 आदि सभी परिमेय संख्याएं, इन्हें भिन्न या दशमलव दोनों रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर इसको मैं अगर 0.25 ले लूँ तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जो है कॉन्सेप्ट होता है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपॉन 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, तो यानी ये हो गया P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हम P/Q के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं, ठीक है, तो वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो वे संख्याएं अपरिमेय होती हैं, यानी जो जिनको हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, ठीक है। तो वे क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में पाई, ठीक है, ठीक है, पाई एक प्राकृतिक लघुगणक का आधार है, ठीक है, आदि अपरिमेय है, अर्थात इनके दशमलवी विस्तार न खत्म होने वाले होते हैं और आवर्ती नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे पाई का जो वैल्यू होती है 22/7 होता है, बट क्या होता है, ये एक्सपेंड कर, अगर 22/7 का डिवीज़न करें तो ये जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला, इनका जो दशमलव होता है, अर्थात इनका जो दशमलवी विस्तार होता है वो खत्म नहीं होता है, यानी आवर्ती भी नहीं होता। तो इस तरह से जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। सभी प्रकार की संख्याएं, प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये वास्तविक संख्याओं के समूह में आते हैं, ठीक है, यानी एक जो सेट बनता है, ठीक है, तो जिसमें सारी चीज़ें यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सभी को मिला करके वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वास्तविक संख्याओं को देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी संख्याओं की श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे सम संख्याएँ हैं, ठीक है। सम संख्याएँ देखिए वे संख्याएँ जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 पाया जाता है, वे संख्याएँ क्या होती हैं, सम संख्याएँ होती हैं, ठीक है। या वे संख्याएँ जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं ले लूँ 48, ठीक है। तो ये देखिए इस संख्या का जो इकाई वाला अंक है
वो क्या है 8 है, ठीक है। और ये 2 से विभाजित हो, ये पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 2 दूनी 4 एन 2 चौके 8, ठीक है, 2 से विभाजित हो रही है, तो ये सम संख्या हो गई, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ 80, ठीक है, मैं 80 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं 80 ले लूँ तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, इकाई वाले स्थान पे 0 है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गई ये एक जो है सम संख्या हो गई, ठीक है, सम संख्या हो गई, ठीक है। अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं या जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से आए, वे संख्याएं विषम संख्याएं कही जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूँ 31, ठीक है। 31 क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है, क्योंकि इसके अंत में 1 है। अब मैं अगर ले लेता हूँ 33, ठीक है, 33 ये 2 से नहीं कटेगी, ठीक है, तो ये विषम संख्या है, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ 49, ठीक है, तो 49 में देखिए ये इसके लास्ट में 9 है और ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये एक विषम संख्याओं का विषम संख्या होगी। इस तरह की संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स या उसको अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या अगर हम कहें, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक या खुद से कटते हैं, स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। अब ठीक है, कंपोजिट संख्याएं, ठीक है। अब हमारा जो कंपोजिट संख्याओं का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें देखते हैं इनके अलावा, ठीक है, इनके और भाजक होते हैं। जैसे मान लीजिए यानी वे स्वयं और एक के अलावा भी दूसरी संख्याओं से विभक्त हो जाती हैं, यानी कट जाती हैं, तो वे संख्याएं कंपोजिट संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इन्हें समझना गणितीय गुणों में सहायक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 45, 45 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 45 एक और 45 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा देख लीजिए ये जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 इक्के 3, 3 पचे 15, ठीक है। या इसको देख लीजिए 15 से कट जाएगा, ठीक है, 15 तिया 45। तो इस तरह से क्या हो गया, एक और स्वयं के अलावा तो कट ही रहा है, इसके अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभक्त हो रहा है, तो ये ऐसी संख्याएं कहलाती हैं कंपोजिट संख्याएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न। भिन्न क्या होता है, ठीक है, तो भिन्न क्या होता है देखते हैं। देखिए जो हमारी भिन्न होती है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी पी अपॉन क्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1/2, तो यहाँ पे क्या होता है न्यूमरेटर, यानी इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है वे संख्याएं भिन्न कहलाती है, ठीक है। जो एक इकाई के एक या अनेक भाग को दिखाती हैं इसे दो पूर्णांकों के भागफल के रूप में लिखा जाता है, यानी जो ये बट्टे का चिन्ह होता है, ठीक है, इसको भागफल यानी भागफल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 3/5 तो 3/5 या 3/5, तो इसका मतलब हो गया कि 3/5 का भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भिन्न को हम फ्रैक्शन को हम लिखते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में, ठीक है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है।
अब देखते हैं अब भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं। देखो भिन्नों के कई सारे प्रकार से, मतलब मुख्यतः 3-4 प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए उचित भिन्न। देखिए उचित भिन्न में जो होता है, जब अंश हर से छोटा होता है, ठीक है, अंश हर से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1/2, तो यहाँ पे अंश जो है हर से छोटा है, यानी 1 इज लेस देन 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न है, एक उचित भिन्न है, ठीक है, यह एक उचित भिन्न है, ठीक है। और अगर, ठीक है, अब देखिए अनुचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न तो हो गया, अनुचित भिन्न क्या होता है, जहाँ पे हर, ठीक है, या अंश जो है हर से बड़ा होता है, ठीक है, अंश हर से बड़ा। जैसे मैं लिख दूँ 3/2, तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 से बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे अनुचित भिन्न। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। अब मिश्र भिन्न क्या होता है, ठीक है, देखिए ऐसी भिन्न, ठीक है, जिसमें पूर्णांक हो, अंश हो और हर हो, ठीक है, तो इस ऐसी भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, ये हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये मिश्र भिन्न हो गया, ठीक है। अब देखिए गुणक गुणा, ठीक है, गुणक गुणा, समान भाजक से गुणा भाग देने पर मान नहीं बदलता, ठीक है, समान भाजक से गुणा भाग देने पर मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब देखिए तुल्य भिन्न क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसे दो भिन्न जिनकी राशियां समान होती हैं, ठीक है, वी क्या होती है, तुल्य भिन्न। जैसे मान लीजिए मैं 1/2 लिख लूँ, या इक्वल्स टू मैं लिख लूँ 2/4, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इनकी राशियाँ समान। देखिए इसको अगर हम डिवाइड, मतलब इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 4/8, ठीक है, 4/8 लिख दूँ तो भी जो है 1/2 होगा यहाँ। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। इस तरह से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट पे। तो देखते हैं हमारा दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो दशमलव अंकन पद्धति से दशमलव बिंदु का उपयोग, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ 1.2, तो ये एक जो बिंदु है इसको कहते हैं दशमलव, इसको कहते हैं दशमलव, ठीक है। दशमलव के दाहिनी तरफ जो अंक होते हैं वे होते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से होते हैं। और दशमलव के जो दाहिनी तरफ होते हैं ये हमारे दसवें, सौवें, हजारवें, ठीक है, यानी इसको अंकों के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। और इधर जो होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं 25.678, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव के बाएं साइड में जो अंक हैं ये हमारे पूर्णांक है, इसको कहेंगे 25, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, 678। अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज निकालें, ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो दशमलव बिंदु, डिसिमल पॉइंट, ठीक है, संख्या के पूर्णांक भाग और दशमलव भाग को अलग करने वाला बिंदु, यानी जो पॉइंट है, ठीक है, उसके जैसे यहाँ पे 5.78 में लिखा, ठीक है। तो ये देखिए पूर्णांक भाग और, ठीक है, दशमलव भाग को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु जो है दशमलव भाग को अलग कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, दशमलव भाग कहेंगे, इसको पूर्णांक कहेंगे, पूर्णांक भाग कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये हमारा बिंदु क्या है, दशमलव है, क्या है, दशमलव, दशमलव, ये हमारा दशमलव है। अब आगे हम देखते हैं पूर्णांक भाग होल नंबर पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया होल नंबर पार्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए 8.964, तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक भाग है,
ठीक है, ये हमारा पूर्णांक पूर्णांक भाग है। और ये क्या है? दशमलव दशमलव भाग है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दशमलव भाग मैंने बता ही दिया। अब आगे देखिए दशमलव स्थान क्या होता है। दशमलव स्थान, दशमलव बिंदु के बाद लिखे अंकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, आपको बताता हूँ। 400 745.397। ठीक है, 397। तो अब यहाँ पे देखिए, तो एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हजारवां। ठीक है, दसवां सौवा हजारवां। ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं श्रवां। ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं दसवां। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इकाई। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दहाई। इसको क्या कहेंगे, सैकड़ा। ठीक है, अब जैसे हम मान लीजिए इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए अगर मैं इसी संख्या को यहाँ प्रदर्शित करना करूँ, तो ये हो जाएगा 745.397। दशमलव के बाद मैं अंक जो है ये अंकों में अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर इसको पढ़ना होगा 745.397। ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब देखिए इसको अगर मुझे अगर स्थानीय वैल्यू मान के रूप में इसको लिखना होगा, तो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 1/10 गुणे 3 यानी बराबर 3/10। इसका स्थानीय मान निकालना होगा, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1/100 गुणे 9 बराबर 9/100। ठीक है, अब इसका स्थानीय मान अगर निकालना होगा, तो ये हो जाएगा 1/1000। हजारवा का मतलब 1/1000। ठीक है, गुणे 7 बराबर 7/1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है, दसवा का मतलब होता है, दसवा का मतलब होता है 1/10। ठीक है, सौवा का मतलब होता है 1/100। हजारवा का मतलब होता है, हजारवा का मतलब होता है 1/1000। ठीक है, इस तरह से आगे भी और चीज़ें होंगी, दसवां सौवा के बाद हजारवा, फिर 10,000वां। ठीक है, 10,000वां हो जाएगा हजारवां, तो इसका मान हो जाएगा 1/10,000। ठीक है, 1/10,000। इसके बाद लाखवां, 10 लाखवां, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्थानीय मान हम देख सकते हैं, दसवां सौवा हजारवां का स्थानीय मान क्या होता है। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, MCQs हम लेकर आएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल आप देख लीजिए, उसके बाद आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब दशांश क्या होता है, टेंस। ठीक है, दशमलव बिंदु के बाद पहला स्थान, ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, दसवां सौवा हजारवां मैंने बता ही दिया। ठीक है, दशमलव का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। प्लेस स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर स्थानीय मान निकालना होगा, जैसे मान लीजिए 2.345। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इकाई। इसका स्थानीय मान क्या हो गया, स्थानीय मान ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1000 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5/1000। इसका स्थानीय मान 1/100 गुणे 4 बराबर 4/100। इसका स्थानीय मान
ये हो जाएगा 1/10 गुणे 3 बराबर 3/10। इसका स्थानीय मान तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 2। ठीक है, ये इकाई के स्थान पे इकाई की जो कि प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू, तो ये उसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, समाप्त दशमलव। अब देखिए दशमलव जो होता है, दशमलव कितने तरीके का होता है। ठीक है, जिस दशमलव संख्या का विस्तार सीमित खत्म हो जाए उसको टर्मिनेटिंग दशमलव। अगर देखिए मैं क्या कहूँ, जैसे मैं अगर एक दशमलव लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ दशमलव के बाद कुछ सीमित अंक लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 3, 7, 5। अब यहाँ आके ये दशमलव खत्म हो रहा है। ठीक है, यानी दशमलव के बाद यहाँ पे वैल्यूज खत्म हो रही हैं, तो इसको कहते हैं, ठीक है, समाप्त दशमलव। क्या कहते हैं? समाप्त दशमलव। ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, और अगर नहीं होता है खत्म तो फिर क्या होगा? असमाप्य यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट और होते हैं। देखिए डेसिमल मैंने बता दिया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, ठीक है, जैसे मैं लिख लूँ, ठीक है, 2.3, 6, 7, 8, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं। कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही हैं। तो यह यहाँ पे क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके दो प्रकार और हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्ती डेसिमल। ठीक है, आवर्ती डेसिमल यानी रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, अब देखिए ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, आपको बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद संख्याएं खत्म नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब अगर ये संख्याएं एक आवर्त के बाद दोहरा रही है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 2.3636, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये संख्याएं क्या है? रिपीट हो रही हैं। 3, 6 जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा, यानी जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट हो रही हैं वे उसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल उसको कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे तो रिकरिंग हो रहा है, यानी रिपीटेशन हो रहा है, और अगर यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए पाई की वैल्यू ले लिया। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो गई? 3.14, ठीक है, 1.592 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे देखिए तो संख्याएं यहाँ पे क्या हो रही, रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसको यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है, तो ये हो गई नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो गया नॉन रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब चलते हैं ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखिए रिकरिंग मैंने बता दिया, डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में जहाँ पे दशमलव खत्म हो जाता है, ठीक है, दशमलव के बाद संख्याएं खत्म हो जाती हैं, यानी 2, 4 प्लेस वैल्यू तक जाती हैं, उसके बाद जो है दशमलव समाप्त हो जाता है। और एक होता है जहाँ पे दशमलव समाप्त नहीं होता है। ठीक है,
अब दशमलव समाप्त नहीं होता है तो उसमें भी दो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक में जो होता है संख्याएं रिपीट होती हैं और एक में संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। इस तरह से रैंडमली संख्याएं चलती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से दशमलव का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब चलते हैं ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, संक्रियाएं क्या क्या होती है, ठीक है। तो हमारे जो मैथमेटिकल पोर्शंस में, ठीक है, मैथमेटिकल यानी अर्थमेटिक में जो है क्या क्या ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो देखिए जोड़, पहले हम क्या करते हैं, जोड़। दूसरा घटाना, ठीक है। तीसरा गुणा और चौथा भाग। ये चार संक्रियाएं मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 2 + 2 जोड़ लें तो ये 4 हो गया, और 2 - 2 कर दें तो ये 0 हो गया। 2 × 2 कर दें तो ये 4 हो गया। 2/2 कर दें तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह की ऑपरेशंस हम करते हैं, ठीक है। हमारे जोड़ घटाने गुणे भाग हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे मान लीजिए संयोजता का गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ और गुणा दोनों में ये यूज़फुल होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, ठीक है, a+b बराबर b+a, ठीक है। a+b बराबर b+a दोनों ही इक्वल होंगे। या फिर मैं कहूँ a × b = b × a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 1+2 कर दूँ या 2+1 कर दूँ तो दोनों में ही इक्वल रिजल्ट आएगा, यानी दोनों इक्वल होंगे। और उसी तरीके से अगर, ठीक है, अगर हम दोनों में अगर हम जो है मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो क्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं 2 × 3 करूँ या 3 × 2 करूँ तो दोनों ही कंडीशन में 6 आ रहा है। तो यानी यहाँ पे संयोजता का गुण दोनों ही ऑपरेशंस में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब आयोजन गुण, ठीक है। आयोजन गुण में देखते हैं, तो जैसे मैं अगर ले लूँ a+b, ठीक है, +c = a, ठीक है, +b+c, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मान लीजिए 2+3+4 = 2+3+4। अब इसका रिजल्ट देखिए, 5+4 9 = ठीक है 7 2 9, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में फॉलो हो रहा है। तो सेम ये जो है मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करेगा, ठीक है। वितरण गुण क्या होता है, वितरण गुण 3 × 4 + 5, ठीक है, और 3 × 4 + 3 × 5, ठीक है। तो वितरण गुण में देखिए क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, a+b, सॉरी a+b नहीं, a ठीक है b+c, तो ये हो जाएगा a×c प्लस a×b, ठीक है, प्लस a×c। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, ठीक है, 2 3 4 या 3 4 5 में ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 × ठीक है 4 + 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 × 4 + 3 × 5। अब इसका देखिए 9 5 4 9 9 3 27, टोटल कितना हो गया 27। यहाँ पे देखिए
3 चौके 12, ठीक है, और 3 पच्चे 15, ऐड करिए 27, दोनों साइड से 27 आ गया, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से ऑपरेशंस में जो है ये चार गुण आप, 3 गुण आप याद रखिए, इसका काफ़ी यूज़ होगा और इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, आपके जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। आज का ये थ्योरेटिकल पार्ट यानी संख्या पद्धति का ये थ्योरी पार्ट समाप्त हुआ, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के। हम EMCQ क्वेश्चन को लेकर के हम आपके साथ आएंगे, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िए, और हम लोग और मस्ती के साथ में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और मैथमेटिक्स को हम लोग हलवा बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।